रात के ठीक 2 बज रहे हैं। एक 8 बाई 8 की सीलन भरी काल कोठरी, बाहर भारी बूटों वाले पहरेदारों की खटखट और अंदर एक अजीब सा नसों को सुन्न कर देने वाला सन्नाटा। इस कोठरी में न कोई खिड़की है जहां से आजाद हवा अंदर आ सके, न कोई आधुनिक सुख सुविधा। यहां बंद शख्स के पास न कोई हथियार है, न कोई फौज। वो 24 घंटे कैमरों की निगरानी में है, लेकिन फिर भी वो जब चाहे, जिस वक्त चाहे, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान की धड़कनें रोक सकता है। आज जो आप सुनेंगे और महसूस करेंगे, शायद ही किसी न्यूज चैनल की प्राइम टाइम डिबेट या अखबार के पन्नों ने आपको उस गहराई तक बताया हो। हम सबने उसका नाम सुना है, उसकी तस्वीरें देखी हैं, उसके बारे में बनी सनसनीखेज खबरें पढ़ी हैं, लेकिन जो खौफनाक सच और जो अंडरग्राउंड दुनिया की असलियत आज मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं, वो आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। सोचकर देखिए, एक आदमी जो सालों से देश की सबसे सुरक्षित जेलों में कैद है, जिसे एक राज्य से दूसरे राज्य की जेल में सिर्फ इसलिए शिफ्ट किया जाता है ताकि उसका नेटवर्क टूट जाए। लेकिन नतीजा क्या होता है? वो जेल की सलाखों के पीछे से एक हल्का सा इशारा करता है और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की सड़कों पर सरेआम गोलियां चल जाती हैं। देश के सबसे बड़े सुपरस्टार की रातों की नींद उड़ जाती है। करोड़ों का साम्राज्य चलाने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन और राजनेताओं का पसीना छूट जाता है। आखिर कैसे? एक अकेला इंसान हमारे पूरे के पूरे सिस्टम, हमारी पुलिस, हमारी न्याय व्यवस्था से इतना बड़ा कैसे हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक अपराधी की कहानी है, या फिर हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी का जीता जागता सबूत? लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली शॉकिंग पार्ट, वो कड़वा सच जो फाइलें और पुलिस के खुफिया रिकॉर्ड बहुत चालाकी से छुपाते हैं, वो अभी आना बाकी है। चलिए मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं। आज से करीब 1.5 दशक पहले, साल 2011, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ का मशहूर डीएवी कॉलेज, ये वो जगह है जहां से देश के बड़े बड़े नेता, आईएएस अफसर और नामी वकील निकलते हैं। इसी कॉलेज के हरे भरे कैंपस में राहुल नाम का एक आम स्टूडेंट पढ़ता था। राहुल की तरह ही वहां एक और लड़का था, दिखने में एकदम शांत, शर्मीला, साधारण कपड़े पहनने वाला। पंजाब के फिरोजपुर के एक छोटे से गांव धतरावली के एक संपन्न किसान परिवार का बेटा, जो यहाँ लॉ यानी कानून की पढ़ाई करने आया था। उसका परिवार चाहता था कि वो पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बने या फिर एक कामयाब वकील बनकर समाज में रुतबा कायम करे। राहुल अक्सर उसे लाइब्रेरी के बाहर अपने कुछ दोस्तों के साथ चाय पीते और नोट्स शेयर करते हुए देखता था। वो लड़का पढ़ाई में तेज था और उसके सपने भी एक आम मिडिल क्लास लड़के जैसे ही थे। कौन सोच सकता था कि किताबों के पन्ने पलटने वाला और भारतीय दंड संहिता की बारीकियां सीखने वाला ये मासूम सा लड़का कुछ ही सालों में उसी कानून की धज्जियां उठाते हुए भारत के सबसे बड़े और खूंखार अंडरवर्ल्ड नेटवर्क का सरगना बन जाएगा। उस लड़के का नाम था लॉरेंस बिश्नोई। आखिर ऐसा क्या हुआ? एक होनहार लॉ स्टूडेंट ने कानून की भारी भरकम किताब छोड़ डाकर अपने हाथ में ठंडी लोहे की पिस्तौल क्यों उठा ली? ये वो सवाल है जो हर किसी के दिमाग में आता है। इस सवाल का जवाब पंजाब की स्टूडेंट पॉलिटिक्स के उन काले पन्नों में दफन है जिन पर खून के छींटे आज भी ताजा हैं। वो पॉलिटिक्स जहां चुनाव जीतने के लिए सिर्फ माइक पर भाषण नहीं दिए जाते, बल्कि महंगी गाड़ियों से उतरकर हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है। जहां वोट मांगने से ज्यादा खौफ कायम करने पर जोर दिया जाता है। कॉलेज के शुरुआती दिनों में लॉरेंस ने सोपू यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी नाम का एक छात्र संगठन ज्वाइन किया। शुरुआत में वो सिर्फ एक आम छात्र नेता था जो छात्रों के एचक्यू की बात करता था, लेकिन जब कैंपस की गुटबाजी हिंसक होने लगी तो कहानी ने एक भयानक मोड़ लिया। विपक्षी गुट पुसू के साथ उनका टकराव हर दिन बढ़ता जा रहा था। बात हाथापाई से शुरू होकर हॉकी स्टिक्स और फिर देसी कट्टों तक पहुंच गई। राहुल, जो उस वक्त कैंपस में मौजूद था, उसने बताया कि कैसे एक दिन सरेआम लॉरेंस और उसके दोस्तों पर जानलेवा हमला हुआ। उस दिन लॉरेंस को लगा कि पुलिस, प्रशासन और वो कानून जिसकी वो रात दिन पढ़ाई कर रहा है, उसे न्याय दिलाएंगे, लेकिन सिस्टम तो रसूखदारों के आगे नतमस्तक था।
उस दिन एक आम लड़के ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसे समझ आ गया था कि इस दुनिया में कमजोर की कोई जगह नहीं है। न्याय अदालतों में नहीं, बल्कि ताकत की नोक पर मिलता है। और यहीं से शुरू हुआ उसका जुर्म की दुनिया में वो अंतहीन सफर, जिसने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कॉलेज के इलेक्शन जीतने के लिए उसने पंजाब के लोकल गैंगस्टर्स से हाथ मिलाया। हथियारों की सप्लाई शुरू हुई। जो लड़का कल तक पेन पकड़ता था, आज उसकी उंगलियां ट्रिगर पर सेट होने लगी थीं। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह कहानी सिर्फ एक भटके हुए नौजवान की है जो हालात का शिकार हो गया? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यकीन मानिए, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये गैंग सिर्फ कुछ लाख या करोड़ की फिरौती वसूलता है? जरा अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि जो आंकड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके होश उड़ा देगा। खुफिया एजेंसियों के अंदरूनी सूत्रों और एनआईए की रिपोर्ट्स की माने तो आज ये गैंग सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का एक बहुत बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट चला रहा है। जी हां, 1000 करोड़। इसमें रियल एस्टेट की जबरन वसूली, शराब के ठेकों का कंट्रोल, हवाला का कारोबार और विदेशों से होने वाली हथियारों की स्मगलिंग सब शामिल है। और सबसे बड़ा सवाल, ये पूरा का पूरा मल्टीनेशनल क्राइम सिंडिकेट कहां से ऑपरेट हो रहा है? हाई सिक्योरिटी जेलों के अंदर से। जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए, सोचिए, आप एक आजाद इंसान हैं। आपका स्मार्टफोन अगर एक दिन के लिए खराब हो जाए या इंटरनेट काम करना बंद कर दे तो आपका पूरा दिन रुक जाता है। आप किसी से संपर्क नहीं कर पाते, आप खुद को बेबस महसूस करते हैं। अब इस इंसान को देखिए, ये पंजाब, राजस्थान और दिल्ली की तिहाड़ से लेकर गुजरात की साबरमती जैसी अति सुरक्षित जेलों में सालों से बंद है। इसे हाई रिस्क वार्ड में एकदम अकेले आइसोलेशन में रखा जाता है, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसके बावजूद आज की तारीख में इसके 700 से ज्यादा खूंखार और ट्रेन शूटर्स पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र और यहां तक कि कनाडा, अमेरिका और यूरोप में इसके एक मैसेज पर किसी की भी जान लेने को तैयार बैठे हैं। कैसे? कौन पहुंचाता है इसके पास लेटेस्ट आईफोन? कैसे वीपीएन, डार्क वेब और सिग्नल जैसे एनक्रिप्टेड एप्स के जरिए जेल की मोटी पत्थर की दीवारों को पार करके इसके मौत के फरमान बाहर आते हैं? अगर आप उस सीनियर पुलिस अफसर की जगह होते जो दिन रात एक करके इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो आप क्या करते? आप एक ऐसे दुश्मन से कैसे लड़ेंगे जिसे आप पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं, जिसे जेल में डालने से वो कमजोर नहीं बल्कि और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है? बाहर रहते हुए वो सिर्फ एक क्रिमिनल था जिसे पुलिस एनकाउंटर में मार सकती थी, लेकिन जेल के अंदर जाकर वो एक अजेय डॉन बन गया। जेल उसके लिए सजा की जगह नहीं, बल्कि एक सुरक्षित हेडक्वार्टर, एक अभेद्य किला बन गई, जहां से वो बिना पुलिस की गोलियों के डर के आराम से अपना एम्पायर चला रहा है। अब आते हैं उस पहलू पर जिसने लॉरेंस बिश्नोई को एक आम गैंगस्टर से एक नेशनल सेंसेशन, मीडिया का सबसे बड़ा रहस्य और हर घर में चर्चा का विषय बना दिया। वो पहलू जो सीधा मुंबई की चकाचौंध और बॉलीवुड से जुड़ता है। साल 1998, राजस्थान का खूबसूरत शहर जोधपुर। बॉलीवुड की मल्टी स्टार फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही थी। उसी दौरान रात के अंधेरे में काले हिरण के शिकार का वो बहुचर्चित मामला सामने आया, जिसमें देश के सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान खान का नाम सबसे ऊपर था। अब आप सोचेंगे कि एक खूंखार गैंगस्टर जो करोड़ों की फिरौती मांगता है, उसे जानवरों से क्या लेना देना? वो किसी जानवर के लिए एक सुपरस्टार से दुश्मनी क्यों मोल लेगा? यहीं पर इस कहानी में सबसे बड़ा, सबसे गहरा और एक मनोवैज्ञानिक मोड़ आता है। लॉरेंस का जन्म बिश्नोई समुदाय में हुआ है। बिश्नोई ये सिर्फ एक सरनेम नहीं है, ये एक पूरी की पूरी जीवन शैली है। ये वो समाज है जो पिछले 500 सालों से प्रकृति, पेड़ों और जानवरों को अपने सगे बच्चों की तरह पालता आया है। इस समाज की महिलाएं हिरण के लावारिस बच्चों को अपना दूध पिलाकर बड़ी करती हैं। ये वही समाज है जहां 1730 में राजस्थान के खेजड़ी गांव में हरे पेड़ों को कटने से बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 बिश्नोइयों ने खुशी खुशी अपने सिर कटवा दिए थे, लेकिन पेड़ों को नहीं कटने दिया। इस समाज के लिए काला हिरण कोई आम जानवर नहीं, बल्कि उनके भगवान जम्भेश्वर का रूप है, उनकी आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। जब 1998 में शिकार की वो घटना हुई, तब लॉरेंस सिर्फ 5 साल का एक बच्चा था, लेकिन वो गुस्सा, वो समाज का अपमान, वो अखबारों की कटिंग्स, उसके घर और समाज में होने वाली वो चर्चाएं, वो सब उसके बालमन में कहीं गहराई में सुलग रही थी। सालों बाद जब वो एक ताकतवर गैंगस्टर बन गया, तो 2018 में उसने जोधपुर कोर्ट में पेशी के दौरान टीवी कैमरों के सामने पुलिस की भारी मौजूदगी में वो कहा, जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया।
उसने सीधे तौर पर सलमान खान को खुली धमकी दी। उसने कहा कि वो इस बात को कभी नहीं भूलेगा और सलमान खान को बिश्नोई समाज के मंदिर में आकर नाक रगड़ कर माफी मांगनी होगी, वरना वो उसे वहीं मारेगा जहां उसने वो जुर्म किया था। ये कोई पैसे या पब्लिसिटी स्टंट के लिए मांगी गई फिरौती नहीं थी। ये एक बिल्कुल अलग तरह का खौफ था। उसने अपने जुर्म, अपनी हत्याओं और अपनी गुंडागर्दी को धर्म, समाज की इज्जत और उसूलों का एक पवित्र चोला पहना दिया। इसी एक विचारधारा ने, इसी एक वेंडेट्टा ने उसे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कई युवाओं की नजरों में एक अपराधी के बजाय एक हीरो, एक रॉबिन हुड या समाज का रक्षक बना दिया। वो खुद को भगत सिंह का फैन बताता है। वो अपनी टी शर्ट्स पर देशभक्ति के नारे लिखवाता है। वो इंटरव्यूज में बहुत शांत, सधे हुए और अदब वाले लहजे में बात करता है। और यही चीज उसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है, क्योंकि वो एक अंधा कातिल नहीं, बल्कि एक पढ़ा लिखा, शातिर और वैचारिक अपराधी है। अप्रैल 2024 की वो रात आपको याद होगी, जब पूरी मुंबई गहरी नींद में थी। बांद्रा इलाके में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर बाइक पर सवार दो लड्डिचके आते हैं और सरेआम ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। वो सिर्फ डराने के लिए की गई फायरिंग नहीं थी, वो एक सीधा, कड़क संदेश था कि तुम चाहे कितने भी बर्थडे सुपरस्टार हो, कितने भी विदेशी हथियारों से लैस बॉडीगार्ड्स के पीछे छुप जाओ, तुम हमारी पहुंच से दूर नहीं हो। हमारी अदालतें खुद फैसला करती हैं। और क्या आप जानते हैं कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन था, जो पर्दे के पीछे से कठपुतलियों के धागे खींच रहा था? गोल्डी बराड। ये नाम आज भारत की खुफिया एजेंसियों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुका है। सतिंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड, वो शख्स जो भारत से भागकर हजारों किलोमीटर दूर कनाडा में एक सुरक्षित पनाहगाह में बैठा है। वहां बैठकर वो लॉरेंस के इशारों पर इस पूरी क्राइम मशीनरी को एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी की तरह चलाता है। लॉरेंस जेल से विजन तय करता है और गोल्डी बराड उसे एग्जीक्यूट करता है। ये जुगलबंदी इतनी खतरनाक है कि इसने इंटरनेशनल बॉर्डर्स को बेमानी कर दिया है। लेकिन लॉरेंस और उसके गैंग की खूनी हदें सिर्फ डराने या बॉलीवुड स्टार्स को धमकियां देने तक नहीं रुकी। उनकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। वो देश को यह बताना चाहते थे कि बॉस कौन है। 29 मई 2022 की वो तपती दोपहर, पंजाब का मानसा जिला। एक काली थार गाड़ी सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। उसमें सवार था वो शख्स जिसकी आवाज सिर्फ पंजाब में नहीं, बल्कि कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक गूंजती थी। एक ऐसा नाम जिसने ग्लोबल म्यूजिक चार्ट्स को हिलाकर रख दिया था, सिद्धू मूसेवाला। लेकिन अचानक मानसा के जवाहर के गांव की तंग गलियों में मौत ने रास्ता रोक लिया। चारों तरफ से गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी और महज कुछ मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया। सिद्धू की थार गोलियों से छलनी हो चुकी थी और उस जवान सिंगर का शरीर बेदम। ये कोई आम मर्डर नहीं था, ये देश के सबसे सुरक्षित सिस्टम के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था। लेकिन क्या आपको पता है कि इस हत्याकांड के तार जेल की उसी 8x8 की कोठरी से जुड़े थे? मूसेवाला की मौत के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होती है, जिसे देखकर सुरक्षा एजेंसियों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गोल्डी बराड नाम का शख्स लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से इस कत्ल की पूरी जिम्मेदारी लेता है। कारण बताया गया, बदला। वो बदला जो लॉरेंस के करीबी विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या से शुरू हुआ था। ये वो पल था जब दुनिया को समझ आया कि लॉरेंस का नेटवर्क कितना गहरा और कितना बेरहम है। जरा गहराई से सोचिए, एक सिंगर जिसने अपनी सुरक्षा के लिए सरकार से गुहार लगाई थी, जिसकी सिक्योरिटी कम होने के अगले ही दिन उसे दिन दहाड़े मार दिया गया। इस ऑपरेशन में जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल हुआ, जैसे AN-54 रशियन असॉल्ट राइफल, वो आमतौर पर मिलिट्री इस्तेमाल करती है। आखिर जेल में बंद एक कैदी के पास इतना एडवांस वॉर ग्रेड असलहा और ऐसे सटीक शूटर कहां से आए? मूसेवाला की हत्या ने यह साबित कर दिया कि लॉरेंस बिश्नोई के लिए सरहदें, दीवारें और कानून सिर्फ कागजी बातें हैं। उसने न केवल एक सुपरस्टार को खत्म किया, बल्कि ये मैसेज भी दिया कि अगर उसकी हिट लिस्ट में किसी का नाम आ गया तो फिर उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये लॉरेंस बिश्नोई के उस खौफनाक साम्राज्य का सबसे बड़ा और सबसे क्रूर पावर शो था। फिर आया अक्टूबर 2024 का वो मनहूस दिन। जगह मुंबई, एक ऐसा शहर जो 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम, अरुण गवली और छोटा राजन के अंडरवर्ल्ड के खौफ से कांपता था, लेकिन जिसने पिछले 2 दशकों से ऐसी खूनी गैंगवार नहीं देखी थी। मुंबई को लगने लगा था कि अंडरवर्ल्ड अब इतिहास बन चुका है। लेकिन उस रात सड़कों पर भीड़ भाड़ान वाले इलाके में दशहरे के जश्न के बीच एनसीपी के कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री और सलमान खान के बेहद करीबी माने जाने वाले बाबा सिद्दीकी की सरेआम हत्या कर दी जाती है। 3 शूटर आते हैं,
पिस्तौल से गोलियां बरसाते हैं और एक ताकतवर नेता की जान ले लेते हैं। उन गोलियों की आवाज ने पूरे देश को सुन्न कर दिया। पुलिस के आला अफसर पसीने से भीग गए और कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आती है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस हाई प्रोफाइल राजनीतिक हत्या की पूरी जिम्मेदारी लेता है। पोस्ट में साफ लिखा होता है कि जो भी सलमान खान या दाऊद इब्राहिम की मदद करेगा उसका अंजाम यही होगा। एक ही झटके में लॉरेंस बिश्नोई ने भारत की आर्थिक राजधानी, राजनीतिक गलियारों और बॉलीवुड को यह खौफनाक मैसेज दे दिया कि दाऊद का दौर अब खत्म हो चुका है। आज की तारीख में नया डॉन वो है। यहां तक सुनकर आपका दिमाग सुन्न हो गया होगा। आप सोच रहे होंगे कि पुलिस कुछ करती क्यों नहीं? क्या हमारी इंटेलिजेंस इतनी कमजोर है? अब वक्त है उस आखिरी सच का जो इस पूरे केस का सबसे ज्यादा डरावना हिस्सा है। वो हिस्सा जो सीधा आपके और मेरे घर से, हमारे समाज से जुड़ता है। आपको क्या लगता है आखिरकार पुलिस इन 18 से 20 साल के लड़कों को क्राइम करने से पहले क्यों नहीं रोक पाती जो मर्डर करने पहुंच जाते हैं? इन्वेस्टिगेशन में जो बात सामने आई उसने पुलिस के बड़े बड़े जानकारों के भी होश उड़ा दिए। ये गैंग अब 90 के दशक के पुराने तरीके से काम नहीं करता। इन्होंने क्राइम का फ्रेंचाइजी मॉडल बना लिया है, जैसे ओला या उबर काम करते हैं। इनका अपना एक अंडरग्राउंड एचआर डिपार्टमेंट है। ये डार्क वेब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए युवाओं को रिक्रूट करते हैं। ये किन युवाओं को टारगेट करते हैं? वो युवा जो बेरोजगार हैं, जो गरीब हैं, जो अपनी जिंदगी से हताश हैं, या जिन्हें सोशल मीडिया पर रील्स देखकर रातों रात मशहूर होना है, हाथ में बंदूक लेकर भौकाल टाइट करना है। गैंग के हैंडलर्स फेक प्रोफाइल्स बनाकर इन लड़कों से संपर्क करते हैं। इन्हें सिर्फ 50,000 या 1 लाख रुपए का लालच और एक पिस्तौल दी जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन लड़कों को यह भी नहीं पता होता कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं या उनका असली बॉस कौन है। उन्हें बस सिग्नल या टेलीग्राम ऐप पर एक ऑर्डर मिलता है, हथियारों की एक ड्रॉप लोकेशन मिलती है और एक फोटो भेजकर कहा जाता है जाओ और इसे खत्म कर दो। वो जाते हैं, ट्रिगर दबाते हैं और पकड़े जाते हैं। अगर वो पकड़े गए या एनकाउंटर में मारे गए तो गैंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, रत्ती भर भी नहीं, क्योंकि उनके पीछे ऐसे हजारों भटके हुए लड़के इंस्टाग्राम पर लाइक और कमेंट करते हुए लाइन में खड़े हैं, जिन्हें लगता है कि गैंगस्टर बनना किसी हॉलीवुड फिल्म के हीरो बनने जैसा है। गैंग के लिए ये लड़के सिर्फ यूज एंड थ्रो वाले प्यादे हैं, मोहरे हैं। और यही है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और शॉकिंग रिवील, जिसे सुनकर आपको एक पल के लिए अपनी कुर्सी से उठने का मन करेगा। लॉरेंस बिश्नोई आज सिर्फ एक 30 से 32 साल के इंसान का नाम नहीं रह गया है, वो एक विचार बन चुका है। एक बहुत ही डार्क, खौफनाक और सड्डा हुआ सिस्टम बन चुका है। एक ऐसा मॉन्स्टर जो हमारे समाज की कमियों, लगातार बढ़ती बेरोजगारी, सोशल मीडिया के जहरीले इन्फ्लुएंस, झूठे रुतबे की चाहत और हमारी न्याय व्यवस्था के खोखलेपन की खाद पर पनपा है। असली डर ये नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़, बठिंडा या साबरमती जेल की सलाखों के पीछे है। ये तो महज एक व्यक्ति की कैद है। असली डर और हमारे समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि हमारे ही सिस्टम ने, हमारी ही अनदेखी ने जाने अनजाने में एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसी सोच खड़ी कर दी है जिसे अब वो खुद चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। आज वो एक हाई सिक्योरिटी सेल में चुपचाप बैठा है। उसके हाथों में हथकड़ियां हैं, लेकिन उसकी आवाज, उसकी गोलियों की गूंज और उसका खौफ सड़कों पर, फिल्म के सेट पर, बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिसों में और यहां तक कि संसद के गलियारों तक साफ साफ सुनाई दे रहा है। आज सवाल ये नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई कब रुकेगा या उसे कब और कैसे सजा मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या हमारा ये पूरा सिस्टम, हमारी सरकारें और हमारी पुलिस उस सोच को, उस फ्रेंचाइजी मॉडल को और युवाओं की उस अदृश्य फौज को कभी जडीडीडीएच से खत्म कर पाएगी, या फिर ऐसे ही जेल की अंधेरी कोठरियों के अंदर से मौत के फरमान निकलते रहेंगे और सड़कों पर किसी न किसी राहुल, किसी बाबा सिद्दीकी या किसी आम इंसान का खून बहता रहेगा। ये फैसला और ये सोच मैं आज आप पर छोड़ता हूँ। अपने दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि इस पूरे खौफनाक नेटवर्क की असली जड़ आखिर क्या है। क्या एक अपराधी अपने आप में इतना ताकतवर हो सकता है, या फिर हमारा सिस्टम, हमारा समाज उसे इतना ताकतवर बनाता है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले 2D एनिमेशन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।